नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि मैंने लिस्टिंग किया है। आइए बिना देरी करते हुए इस हत्याकांड की थोड़ी सी किस्से और कहानियों को मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, ये ऐसी घटना है जो पूरे भारतीयों को झकझोर करके रख दिया था। 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को यह घटना हुई थी। आपको हम अच्छे तरीके से इस घटना को एकदम आप आराम से हमारी बातों को सुनते रहिए। एक एक करके जितनी भी जनरल डायर द्वारा अत्याचार हुआ है उसको सारा आपके सामने हम परोसेंगे, आपकी भाषा में परोसेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये जालियांवाला बाग है इसकी स्थापना किसने किया था, तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो ये जालियांवाला बाग है इसकी स्थापना पंडित जल्ला नाम के एक व्यक्ति ने किया था। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, लड़का भी पूछ लिया था ऑफलाइन कोचिंग में कि सर ये बताइए कि जो जालियांवाला बाग है इसकी स्थापना किसने किया था, तो पंडित जल्ला नामक एक व्यक्ति ने जालियांवाला बाग का निर्माण कराया था। मैंने इसको ऊपर ही लिख दिया है। ये पड़ता क्या है दोस्त, तो पंजाब के अमृतसर में। अब ये घटना कैसे होती है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कैसे होता है, यह बाग भारतीयों के हत्यारा क्यों बन गया, कैसे इसी के गोद में इतनी बड़ी घटना को जनरल डायर ने अंजाम दे दिया। आइए उसके हर एक पार्ट को हम लोग समझते हैं। उसके पीछे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, इस घटना के जस्ट थोड़ा सा पीछे रॉलेट एक्ट 1919। ध्यान दीजिएगा दोस्त, सर सिडनी रॉलेट नाम का एक रिटायर्ड जज था, जो अंग्रेज था। ये रिटायर्ड जज था सर सिडनी रॉलेट। ध्यान दीजिए, इसने एक काला कानून बनाया। क्या बनाया था, तो एक काला कानून बनाया भारतीयों के लिए। क्या कानून था, तो इसी के नाम पे इस कानून का नाम पड़ गया रॉलेट एक्ट, जो 1919 में भारत आया। हुआ क्या कि इसका उद्देश्य था क्रांतिकारियों का दमन करना। किसका दमन करना, क्रांतिकारियों का दमन करना, जो विचारधाराएं चल रही हैं उसका दमन करना। इससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि जो ये कानून था, ये काला कानून, इसमें ये था कि संदेह के आधार पर गिरफ्तारी थी। जैसे भारतीय संविधान का आर्टिकल 22 पढ़ेंगे तो उसमें गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान किया गया है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो दो प्रकार की गिरफ्तारी होती है, एक सामान्य गिरफ्तारी, एक निवारक निरोध अर्थात संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। लेकिन संदेह के आधार पर गिरफ्तारी में भी आप भारतीय संविधान का आर्टिकल 22 पढ़ेंगे तो उसमें हाई कोर्ट का परमिशन है, वो हम भारतीय संविधान में पढ़ा चुके हैं। बात क्या आती है कि ये था संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। जो रॉलेट एक्ट था ये संदेह के आधार पर गिरफ्तारी थी। देखिए क्या था इस एक्ट के तहत, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को पढ़ते हैं। इस एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे, ध्यान दीजिएगा, तो इस एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब, जिसको चाहे जब तब बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। ध्यान दीजिएगा, तो कितना एक कुख्यात, कितना एक तरीके से काला एक कानून भारतीयों के लिए बनाया गया कि जिसको चाहे जब बिना मुकदमा के जेल में रखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए महात्मा गांधी ने इस कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा। यानी कि इस मुकदमे के खिलाफ, इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ आप ना ही न्यायालय में जा सकते हैं, अर्थात ना ही वकील रख सकते हैं, ना ही अपनी दलील पेश कर सकते हैं। कोई दलील नहीं दे सकते कि नहीं नहीं साहब हम गलती नहीं कैले रही, हमको क्यों आप उठा करके जेल में रख रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं थी, या मैंने नहीं किया था। कोई भी दलील हो, आप दलील भी नहीं दे सकते। अपील भी इसके खिलाफ, इस रॉलेट एक्ट काला कानून जो है इसके खिलाफ आप कहीं भी किसी के पास अपील नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, इसीलिए महात्मा गांधी ने इस काला कानून अर्थात रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा है।
तो ध्यान दीजिए, बिना मुकदमा चलाए जेल में ये लोग रख सकते हैं। हुआ क्या, इस एक्ट के विरोध में, इसी एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई गई। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी द्वारा 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई गई। गांधी जी को 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को, गांधी जी को 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। बात यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आगे जब बढ़ते हैं हम, इंपोर्टेंट मैंने यहां लिख दिया है कि पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे, एक का नाम था सतपाल और दूसरे का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार पूछता है कि दो कौन कौन पंजाब के अर्थात अमृतसर के 2 कद्दावर नेता कौन थे। तो एक थे डॉक्टर सतपाल और एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनके नाम के पहले ध्यान दीजिएगा डॉक्टर लगा हुआ है, कहीं ना कहीं ये बहुत पढ़े लिखे लोग थे, पीएचडी किए हुए थे। इनको 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस एक्ट के तहत, रॉलेट एक्ट के तहत। ध्यान दीजिएगा, एक एक फैक्ट हम आपके दिलो दिमाग में सजा देंगे। आप केवल हमारी बातों को सुनते हुए आगे बढ़िएगा। अभी एक भयावह घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं जो आपकी रूहें कांप जाएंगी। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी होती है 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को, रॉलेट एक्ट, काला कानून द्वारा। अब देखिए आगे की बात, इन्हें हिमाचल प्रदेश में नजरबंद किया गया है। कहां पे नजरबंद किया गया है? हिमाचल प्रदेश में नजरबंद किया गया है डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को। आगे बढ़ते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये घटना कब होती है? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 10 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी होती है। और एक जानते हैं कि सिख धर्म में बैसाखी पर्व है। कौन सा पर्व है? बैसाखी पर्व। इस बैसाखी पर्व 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंडित जल्ला द्वारा निर्माण कराए गए बाग में बैसाखी पर्व के दिन एक सभा आयोजित की जाती है। किसके विरोध में? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में, जो 2 अमृतसर के क्रांतिकारी नेता थे, उनके गिरफ्तारी के विरोध में बैसाख पर्व के दिन अर्थात 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक सभा आयोजित की जाती है। क्या आयोजित की जाती है? तो सभा आयोजित की जाती है। इस सभा में लगभग 6000 लोगों ने भाग लिया था। 6000 लोगों ने भाग लिया था। इस सभा में 6000 लोगों ने भाग लिया था। वहां का तत्कालीन जो सेनापति था, अर्थात अमूमन भाषा में आप कह सकते हैं कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, जो वहां का एसएसपी था, वो जनरल डायर था। कौन था? जनरल डायर। आप कभी गए होंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जो अमृतसर का बाग है, ये जो अमृतसर का बाग है, इसमें से घुसने का एक ही रास्ता है और निकलने का भी एक ही रास्ता है। ये जो 4 दीवारी है, चारों तरफ से 4 दीवारी लगी हुई है और मुश्किल से 4 से 5 फीट का ये दरवाजा है। जो अमृतसर के बाग का दरवाजा है, मुश्किल से 4 या 5 फीट का है, इससे बड़ा नहीं है। इस दरवाजे पे वहां के तत्कालीन एसएसपी अर्थात सेनापति जनरल डायर ने तोप लगा दिया और चारों तरफ से सेना की टुकड़ियों को लगा देता है। अपने जो जवान थे, हाफ पैंट उस समय चलता था, पुलिस को हाफ पैंट पहनाया जाता था वर्दी के रूप में, वो देखने में ही भयावह लगता था। अंग्रेजी सरकार इससे थोड़ी बहुत कहा जाए तो जानती थी, लेकिन बाद में वो अनभिज्ञता जाहिर की है कि मैं इसको नहीं जानता था। जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे अर्थात भारत के जो वायसराय, इससे थोड़ी सी अनभिज्ञता जाहिर किए हैं, लेकिन ये केवल कहने वाली बात है, ये जानते थे। जनरल डायर ने जालियांवाला बाग का जो दरवाजा था, इस पे तोप लगा दी। क्या लगा दी? तोप लगा दी। और तोप लगा करके अंधाधुंध गोलियां चलवाया इन निहत्थे लोगों पर, जो बैसाख पूर्णिमा के दिन 6000 लोग
जालियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे, उन निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने 1650 राउंड, ध्यान दीजिएगा दोस्त, कितना, 1650 राउंड गोलियां चलवाया है जनरल डायर ने। 1650 राउंड गोलियां चलवाया है जनरल डायर ने। अगर आपके घर कोई पुलिस में या सेना में होगा तो आप पूछिएगा कि ये कितनी गोलियां होती हैं। 1650 राउंड गोलियां चलवाया है जनरल डायर ने इन 6000 निहत्थे लोगों पर, जिनका कोई आंदोलन से लेना देना नहीं था। ये बैसाखी पर्व पे एकत्रित हुए थे। इसी जब जनरल डायर ने गोलियां चलवाने लगा है और इस मुख पे जो दरवाजा था इस पे तोप लगा था, इसी में एक काला कुआं था, अंधा कुआं था। हालांकि 2 कुएं हैं जालियांवाला बाग में, लेकिन जो बड़ा कुआं है, एक आपको देखें तो छोटा कुआं होता है जिसको हम लोग अमूमन बंजारा कुआं कहते हैं कि ये बंजारे बनवाए थे, वैसे 2 कुआं है, एक बड़ा कुआं है। इसी बड़े कुएं में लोग जनरल डायर की गोलियों से बचने के लिए कूदने लगे। इतना ज्यादा कूदे उसमें कि वो लाशों से पूरा कुआं पट गया। पूरा लाशों से वो कुआं क्या हुआ था, पट गया था। उसी भीड़ में एक 12 साल का लड़का, उसी भीड़ में एक 12 साल का लड़का शहीद आजम उधम सिंह गए थे। और जो भी ये अत्याचार, जो भी ये क्रूर जनरल डायर ने गोलियां चलवाया और वहां के भयंकर दृश्य को देखकर द्रवित हो चुके थे शहीद आजम उधम सिंह। उन्होंने वही प्रण किया, 12 साल का लड़का शहीद आजम उधम सिंह, उसने वही प्रण किया कि मैं इस जनरल डायर को, इस कुख्यात अपराधी को मैं छोड़ने वाला नहीं। उन्होंने, शहीद आजम उधम सिंह ने 13 अप्रैल 1919 को एक घटना हुई है, आते हैं और उनके दिलो दिमाग में जनरल डायर की तस्वीर छप गई। यहाँ आते हैं, लकड़हारा का काम किए हैं, लकड़हारा का कारपेंटरी का काम किए हैं, अमेरिका गए हैं वहां काम किए हैं, लंदन जाकर के एक होटल में गन खरीदने के लिए, बंदूक खरीदने के लिए काम किए हैं। क्योंकि जब यहाँ 13 अप्रैल की घटना हो जाती है तो जनरल डायर को यहाँ से पदोन्नति करते हुए, प्रमोशन करते हुए उसको लंदन भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? लंदन। प्रमोशन करके लंदन भेजा गया। वहां जब वो जाता है और इधर शहीद आजम उधम सिंह के दिलो दिमाग में उसकी तस्वीर छप गई थी और बदला लेने के लिए हर पल दिल और दिमाग कह रहा था कब मैं उसका हत्या कर दूं। किसकी? जनरल डायर की। हुआ यही, 21 वर्षों तक शहीद आजम उधम सिंह संघर्ष करते रहे। 12 साल की उम्र थी उनकी जब ये घटना हुई थी 1919 में। 1940 ईस्वी में जब जनरल डायर ब्रिटेन में, लंदन में एक हॉल का उद्घाटन करने के लिए, उसका नाम संभवतः जॉनसन पैलेस है, उसका उद्घाटन करने के लिए जब जाता है, वहीं पे गए थे उधम सिंह और उन्होंने अपने पिस्टल से तड़ातड़ 3 गोलियां बरसाई जनरल डायर के सीने में। उसका ऐसे माल्यार्पण हो रहा है और शहीद आजम उधम सिंह 13 मार्च 1940 ईस्वी को जनरल डायर के सीने में तड़ातड़ 3 गोलियां उतारी। ध्यान दीजिए दोस्त, 1919 की घटना 1940 में जनरल डायर से बदला ले लिए शहीद आजम उधम सिंह, और अभी 3 गोलियां बची थी। एक सिक्सर में 6 गोली होता है, 3 गोलियां चलाए थे जनरल डायर की मृत्यु होती है। पूरे वहां के लोग सन्न हैं। अंग्रेजी जो सरकार थी, वहां की जो पुलिस थी, उसके हाथ, अफसरों के हाथ कांप रहे थे कि अभी 3 गोलियां रखा है उधम सिंह। कहे कि नहीं, हमारी अब किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं एक पल अब जीना नहीं चाहता, ये असलहा मैं इधर रखता हूँ, बंदूक रखता हूँ, हम एक पल अब जीना नहीं चाहते, अब हमको तुरंत आप फांसी दे दीजिए। क्योंकि जो हमारा दुश्मन था, जो भारतीयों का सबसे बड़ा हत्यारा था, उसको मैंने समाप्त कर दिया। आप लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। और यही कह करके अपना जो पिस्टल रिवॉल्वर था वो अंग्रेज अधिकारियों के हाथों में दे दिए। अंग्रेज अधिकारियों के हाथ कांप रहे थे, अंग्रेज अधिकारियों के हाथ कांप रहे थे कि कहीं हमसे
हमको न इधर उधर कर दे, लेकिन वो कहे नहीं, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, और जिसकी दुश्मनी थी उसको मैंने समाप्त कर दिया। अब मैं एक पल जीना नहीं चाहता। शहीद आजम उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 ईस्वी को हत्या की और लंदन में उनको फांसी की सजा दे दी गई, अर्थात शहीद हो गए। अब बात क्या आती है दोस्त कि जनरल डायर का जो सहायता किया था वो हंसराज नामक भारतीय व्यक्ति ने। कहा जाता है ना कि जब अपने लोग जासूसी नहीं करेंगे तो किसी की मजाल नहीं है कि परिंदा पैर मार ले। हर जगह अपने ही दुश्मन होते हैं, अपने ही दुश्मन होते हैं। देखिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जब आप आगे बढ़ने लगिए, जब आप थोड़ा बहुत आगे बढ़ने लगिए, उठने लगिए, तो जानते हैं कि अमूमन सारे लोग जलने लगते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, उनको पहचानने से इनकार कर दीजिए। सबसे बड़ा फॉर्मूला है दोस्त। आपको कड़वा लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा, ये कैसी ओछी बातें कर रहे हैं आप, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आप आगे उठ रहे हैं तो उनको पहचानने से मना कर दीजिए। लेकिन जब आप खूब बड़े आदमी बन जाइए तो उनको सर पे बैठा करके घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे क्षमा मांग लीजिए। लेकिन जब आप आगे उठ रहे हो तो उनको पहचानने से इनकार कर दीजिए। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है, वही आपका पैर पीछे खींचेंगे। अगर उनको आप नहीं पहचानने से इनकार करते हैं तो वही आपका पैर पीछे खींचेंगे और आप नीचे के तरफ अग्रसर हो जाएंगे। दोस्त, जो हंसराज नामक भारतीय व्यक्ति था, इसने ही जनरल डायर का सहयोग किया था। हंसराज, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जनरल डायर का जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय किस भारतीय ने सहयोग किया था, तो वो हंसराज थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। उस समय भारत का वायसराय कौन था? ध्यान दीजिए, अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो चेम्सफोर्ड है। 13 अप्रैल 1919 अर्थात जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 13 मार्च 1940 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं दोस्त। रविंद्रनाथ टैगोर, देखिए कितने लोग इससे आहत हुए हैं, इस हत्याकांड से। गांधी जी, जमुनालाल बजाज, शंकरन नायर, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। जो अंग्रेजों द्वारा इनको उपाधि मिली हुई थी, इसको इन्होंने क्या किया? वापस कर दी। सर की उपाधि और नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस कर दी। गांधी जी को जो कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, इन्होंने भी वापस कर दिया। जमुनालाल जी ने राय बहादुर की उपाधि क्या कर दी? वापस कर दी। शंकरन नायर ने, जो वायसराय का कार्यकारिणी परिषद था, शंकरन नायर ने जो वायसराय का कार्यकारिणी परिषद था, उससे ये त्याग पत्र दे दिए। क्या दे दिए? त्याग पत्र दे दिए। इसकी जांच करने के लिए ध्यान रखिएगा दोस्त, इसमें लगभग 2500 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? लगभग 2500, 2500 के आसपास लोग इसमें मारे गए थे। लेकिन इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई, एक आयोग बनाया गया, जिसका नाम है हंटर आयोग। आपसे पूछा हुआ है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? तो ये हंटर आयोग बनाया गया था। ये 8 सदस्यीय हंटर आयोग था। कितने सदस्यीय था? 8 सदस्यीय था। ये रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया है, ये 379 यानी 300 कितना होगा? ये 79 379 होगा। 379 379 लोगों की मृत्यु का ये साक्ष्य दिया है कि इतने लोगों की मृत्यु हुई। हालांकि इससे कई गुना ज्यादा मृत्यु हुई थी। इस 8 लोगों में 5 सदस्य अंग्रेज थे, 5 सदस्य अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। कितने भारतीय थे? तो 3 भारतीय थे, चीमनलाल, जगत नारायण और सुल्तान अहमद। ये 3 लोग कौन थे? तो हंटर आयोग में भारतीय थे। उम्मीद है दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। अगर हमारा पिछला वीडियो आप पॉलिटी का न देखे हो तो आप जाकर के क्रम से जो बना करके मैंने भारतीय संविधान पढ़ाया है, उस वीडियो को भी जाकर के देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।